नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग करते हैं। बाल विकास में आज साथियों हम लोगों की ये 17वीं क्लास होगी। बाल विकास में हम लोगों ने एक चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। कितने चैप्टर को हम लोगों ने एक चैप्टर को ख़त्म किया, जिस चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध एवं सिद्धांत। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग एंड प्रिंसिपल को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जाना, समझा, साथ ही साथ इस चैप्टर को ख़त्म किए बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ, विधिवत तरीके से। उसी में साथियों कल की क्लास में मैं आपसे बोला था, जब चैप्टर ख़त्म हुआ था तो उसके बाद मैं बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवाऊँगा। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि पिछले एग्ज़ामों में, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में, जो कि यूपी टेट, सी टेट या तो सुपर टेट के एग्ज़ामों में पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप तक आज मैं देने की कोशिश करूंगा। कुछ सेलेक्टिव अच्छे इंपॉर्टेंट जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट किया हूं। लगभग 10-15 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को तैयार किया करिए। इन क्वेश्चनों को भी आप जहाँ चैप्टर समाप्त हुआ है, जहाँ आप लोग नोट्स बना रहे हैं, जहाँ से चैप्टर समाप्त हुआ है, उन्हीं के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अपने हिसाब से और भी कुछ जो आप समझिए महत्वपूर्ण पॉइंट या इस टाइप की चीज़ें कुछ डाल लीजिए। ठीक, और इन क्वेश्चनों को भी आप लोग लिखिए और रिवीजन करिए। और ईश्वर अगर चाहेगा तो आपको इसी के जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नज़र आएंगे। ठीक, तो आइए साथियों हम लोग कुछ क्वेश्चनों को यहाँ करने का काम करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा। बाल विकास को कितने भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा। साथियों, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से, कौन सी शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है। ठीक साथियों, तो साथियों मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो बाल विकास को 3 अवस्थाओं में या 3 भागों में बांटा। कितने? 3 भागों में। 3 भागों में अगर बात करें तो सबसे पहले आती है शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। दूसरा आता है बाल्यावस्था, और अगर तीसरा बात किया जाए तो किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। साथियों, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से किसे? बाल विकास को 3 भागों में या 3 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं। शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं वो कितने संवेग होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं। कितने संवेग होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं। तो साथियों, शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। कितने? 4 संवेग होते हैं। चारों संवेगों की अगर बात करें तो ये होता है, पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा होता है पीड़ा और चौथा होता है प्रेम।
साथियों शैशवावस्था में अगर संवेग की बात किया जाए तो शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। कितने? शैशवावस्था में 4 संवेग हुआ करते हैं। भय होता है, क्रोध होता है, पीड़ा होती है, साथ ही साथ प्रेम भी होता है। ठीक साथियों, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के से उठाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। ठीक साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को बताया था। साइकोलॉजिस्ट हैं, महान साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम फ्रायड है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। हम लोगों का क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। साथियों आप लोग बताइए कि फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा साथियों इलेक्ट्रा ग्रंथि। कौन सी? इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक साथियों, अगली हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि जो कि मतलब उसका क्वेश्चन जो होगा, उसका सवाल जो होगा वो सार्थक रहेगा, तार्किक तरीके से रहेगा। तो यही पूछा गया आपसे कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो साथियों जो 3 वर्ष का बच्चा होता है, जब शिशु या बालक 3 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो उसके जो शब्द होते हैं, जो जवाब सवाल होते हैं, जो प्रश्न होता है या उसकी जो बातें होती हैं वो कैसी बातें होने लगती हैं, वो सार्थक बातें होती हैं। कैसी बातें? सार्थक बातें। तो साथियों इसका आंसर होगा 3 वर्ष का बच्चा। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का बच्चा जो होगा वह सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। जब शिशु 3 वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष की आयु में हो जाएगा या 3 वर्ष की आयु को क्रॉस करेगा तो वह सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अगली बात करें साथियों तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है। अगली बात है, मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आपसे को बताया है कि डाल्टन प्रणाली जो होती है, कौन सी? डाल्टन प्रणाली। तो उस डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? बताइए इसका आंसर आप लोग। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साथियों मिस हेलेन पार्कहर्स्ट
मिस हेलेन पार्कहर्स्ट मिल्क है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिल्क हेलेन पार्कहर्स्ट जी को डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कौन सी प्रणाली? डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग अच्छे से पढ़े थे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कालक्रम क्या होता है, अगली बात करेंगे साथियों। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, अच्छे से नोट करिएगा अपनी नोटबुक में विधिवत तरीके से। उसके बाद आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कालक्रम, या तो सिर्फ काल लिखते हैं, काल क्या होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है। तो साथियों, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका जो काल होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। कौन से? 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति क्या होनी चाहिए। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। बाल्यावस्था में बालक के खेल की प्रकृति किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक साथियों, बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों, बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति होती है वह सामूहिक रूप से होती है। बालक सामूहिक रूप से जहाँ भी उसके हम उम्र के बच्चे, उसके हम उम्र के बालक के हम उम्र के बच्चे जहाँ भी खेल रहे होते हैं उन्हीं के बीच में वो भी जाकर खेलने की कोशिश करता है या खेलना चाहता है। ठीक, अपने से ना बड़ों में जाएगा ना ही अपने से छोटों में जाएगा। सामूहिक रूप से वो जब भी कोई भी खेल खेलना चाहेगा तो वो सामूहिक रूप से ही खेलना चाहेगा। तो खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सामूहिक रूप से होनी चाहिए। ठीक, कैसी होनी चाहिए? सामूहिक रूप से खेल की प्रकृति होनी चाहिए। अगली अगर बात करें साथियों, अगली बात करें तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को कौन सी अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था में की अवस्था को
किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है? किस अवस्था के अंतर्गत, अवस्था को किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है? 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है? तो साथियों, यह कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। कौन सी अवस्था? 12 वर्ष से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, यह कौन सी अवस्था होती है? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह कौन सी अवस्था होती है साथियों। आंसर दीजिए आप लोग, कौन सी अवस्था होती है साथियों? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यह साथियों किशोरावस्था होती है। एक सेकेंड, क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लिए होंगे साथियों। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग नोटिस करते जाइए। नहीं तो आप लोग अगर अभी लापरवाही बरतेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे उस टाइम मैं याद आऊँगा। ठीक, आप लोग बताइए कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। साथियों, मैं आप लोगों से बताया था कि जो शैशवावस्था होती है, कौन सी? शैशवावस्था जो होती है, वह शैशवावस्था के अंतर्गत 3 से 5 वर्ष के बच्चे आते हैं। कौन से? 3 से 5 वर्ष के शिशु आते हैं। और अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था के अंतर्गत साथियों कहाँ से? बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं। कौन से? शैशवावस्था के अंतर्गत 3 से 5 वर्ष के बच्चे आते हैं और बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे कौन सी? शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। और 12 से 18 वर्ष की अवस्था के बच्चे को किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। 12 से 18 वर्ष के अंतर्गत जो अवस्था होती है, यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है, शैशवावस्था में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। वहीं अगर बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था के बच्चों को 6 वर्ष से 12 वर्ष के आयु के बच्चे जो होते हैं, इन्हें बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हड्डियों का विकास कितने वर्ष तक होता है? मैंने आप लोगों को अभी लगभग परसों नर्सों की क्लास में मैं पढ़ाया था कि हड्डियों का विकास कौन सी अवस्था तक होता है? हड्डियों का विकास किस अवस्था तक? हड्डियों का विकास किस अवस्था के अंतर्गत होता है? हड्डियों का विकास किस अवस्था तक होता है? तो साथियों, हड्डियों का जो विकास होता है यह 16 वर्ष की अवस्था तक होता है साथियों। कौन सी? 16 वर्ष की अवस्था तक हड्डियों का विकास होता है। 16 वर्ष की अवस्था तक हड्डियों का विकास जो होता है साथियों मनुष्य के, तो मनुष्य के हड्डियों का विकास 16 वर्ष की अवस्था तक होता है। ठीक, अगली बात करें साथियों तो जो हमारी पूर्व किशोरावस्था होती है, कौन सी? पूर्व किशोरावस्था जो होती है वह कौन से आयु से कौन से आयु के बीच की होती है? कौन सी? पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था
पूर्व किशोरावस्था होती है। चलिए इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप लोग बताइए। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष तक। अगला ऑप्शन आप लोगों का है 6 से 12 वर्ष तक। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का 8 से 16 वर्ष तक। 8 से 16 वर्ष तक। और जो चौथा ऑप्शन होगा आप लोगों का वो होगा 2 से 5 वर्ष तक। 2 से 5 वर्ष तक। आप लोग बताइए, आप लोगों से सवाल है, क्वेश्चन है कि पूर्व किशोरावस्था की अवस्था कौन सी होती है? कौन सी पूर्व किशोरावस्था की अवस्था कौन सी होती है? तो साथियों, पूर्व किशोरावस्था के अंतर ऑप्शन है आप लोगों को 12 से 16 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 8 से 16 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक। ठीक साथियों, तो पूर्व किशोरावस्था की बात करें साथियों तो 12 से 16 वर्ष के आयु के बीच के लोगों को या शिशुओं को या बालकों को पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। कौन से? पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। उत्तर किशोरावस्था कौन सी होती है? पूर्व किशोरावस्था हो गया, अब बताइए उत्तर किशोरावस्था होती है। उत्तर किशोरावस्था होती है। उत्तर किशोरावस्था होती है, बताइए आप लोग। उत्तर किशोरावस्था बताइए। 22 से 26 वर्ष, 22 से 26 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 17 से 19 वर्ष, 22 से 23 वर्ष, 22 से 24 वर्ष। बताइए उत्तर किशोरावस्था की अवस्था कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, इसका दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। संघर्ष की अवस्था होती है, यह कथन किसका है? मैंने आप लोगों को अच्छे से विस्तार के साथ हर एक साइकोलॉजिस्ट का कथन नोट करवाया हूँ और इसी बोर्ड पे लिखते लिखते मैं नोट करवाया हूँ। अगर इसके बावजूद भी आप लोग अगर आंसर अपना गलत कर रहे हैं तो ये आप लोगों का दुर्भाग्य है, फिर आप स्वयं जिम्मेदार हैं। संघर्ष की अवस्था होती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बताइए आप लोग। अगर आप लोगों को ऑप्शन चाहिए तो लीजिए, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। क्या देता हूं? ऑप्शन दे देता हूं। फ्रायड का कथन है,
दूसरा ऑप्शन है हरलाक जी का कथन है। तीसरा ऑप्शन है क्या है, क्रो एंड क्रो का कथन है। चौथा है स्टैनले हॉल का कथन है। बताइए। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, यह कथन किसका है? बताइए। फ्रायड जी का कथन है, हरलॉक जी का है, क्रो एंड क्रो का है, या स्टैनले हॉल जी का कथन है? बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। अगली अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? किशोर ही किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह लिख देता हूँ, यह किसने कहा? यह किसने कहा? किशोर ही वर्तमान की शक्ति समझिएगा, इस साइकोलॉजिस्ट से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? ये इसका भी ऑप्शन आप लोगों को यही है, फ्रायड, हरलाक, क्रो एंड क्रो, स्टैनले। अब बताइए, आप लोगों को ये क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, इसके लिए भी ऑप्शन यही है आप लोगों को। साथ ही साथ किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, इसका भी ऑप्शन यही है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सारे क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। ठीक, आप लोग जाके चाहे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। कठोर अध्ययन करते हैं, यह किसने कहा? यह किसने कहा? ठीक साथियों, इसमें भी मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। मैस्लो, वैलेंटाइन, तीसरी अगर बात करें क्या, मैस्लो, वैलेंटाइन, और अगर बात करें साथियों
मैस्लो, वैलेंटाइन, कारमाइकल, मैकग्रा का मैकग्रा। बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बताइए साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं सभी साइकोलॉजिस्ट के क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ यहाँ मैं आपसे करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? ये किसने कहा? शैशवावस्था को सीखने का शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बताइए। इसके लिए भी आपको ऑप्शन यही, इसके लिए ऑप्शन आपको ये है, इसका भी ऑप्शन आपको यही है, साथ ही साथ इसके लिए ऑप्शन आपको ये है, और इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन यही है। इसके लिए ये ऑप्शन, और इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन। ठीक, ये बीच में इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये बीच वाला ऑप्शन, और ये क्वेश्चन जो है और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों के लिए आपको ये आंसर है। ठीक, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली बात साथियों, अगला क्वेश्चन है कि कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? कितने माह का बालक बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है? ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को 2 या 3 दिन पहले जो क्लास थी उसमें मैं करवाया था। इसका ऑप्शन चलिए आप ले लीजिए। 7 वर्ष की अवस्था में, 7 माह की अवस्था में, 4 माह की अवस्था में, साथ ही साथ 6 माह की अवस्था में। आप बताइएगा कि कितने माह का बालक बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया साथियों कि उत्तर किशोरावस्था कौन सी होती है। ऑप्शन है कि 22 से 26, 12 से 18 वर्ष, 17 से 19 वर्ष, 22 से 24 वर्ष। तो इसमें आप लोगों का आंसर साथियों है कि 17 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था जो होती है यह उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। कौन सी? उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था मानी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन किस साइकोलॉजिस्ट का है? ठीक साथियों, तो साथियों इसका आंसर होगा, यह कथन स्टैनले हॉल ने कहा। कौन? स्टैनले हॉल जी ने कहा कि किशोरावस्था जो होती है वह बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था मानी जाती है। कौन सी? दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों से
कि किशोर ही ये क्वेश्चनों को मैं बिल्कुल, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं एक भी साइकोलॉजिस्ट को छोड़ा नहीं, उन सभी कथनों को मैं इसी बोर्ड पे राइट डाउन किया हूँ और आप लोगों से बोला भी कि सभी क्वेश्चनों को, सभी कथनों को, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन सभी के कथनों को आप लोग अच्छे से नोट करिए। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बहुत तगड़े से उठाता है, ये आप मान के चलिए। आप नहीं नोट कर रहे हैं, आप समझिए, आपका काम समझे। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसकी? वर्तमान की शक्ति और भावी आशा। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? इसके लिए भी आंसर आपको यही है, फ्रायड, हर्लॉक, क्रो एंड क्रो, स्टैनले हॉल। ठीक, बताइए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, इसका भी ऑप्शन साथियों ये होगा, क्रो एंड क्रो। इस क्वेश्चन का आंसर यह होगा, कौन सा? क्रो एंड क्रो। और संघर्ष की अवस्था जो है साथियों, दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक, अगली बात है साथियों, अगला क्वेश्चन कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, यह कथन किसका है? बच्चे अपने वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन मैस्लो ने दिया। कौन? मैस्लो ने यह कथन दिया। कौन साथियों? मैस्लो ने कहा कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसका? सीखने का आदर्श काल, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन वैलेंटाइन जी का है। किसका? यह कथन वैलेंटाइन जी का है। इसके लिए भी ऑप्शन आपको यही दिया गया था, इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन आपको यही दिया गया था। ये बात पहले ही लिखते टाइम मैं आपको बता दिया था। तो साथियों ये जो होती है, यह इन्होंने बताया कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, यह कथन वैलेंटाइन जी का है। किसका? वैलेंटाइन जी का यह कथन है। ठीक साथियों, अगली बात अगर करें तो कितने माह का बालक बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है? ये भी मैं अच्छे से आपको बताया था कि कितने माह का बालक बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है। ठीक साथियों, तो बताइए साथियों, जो 7 माह का बालक होगा, कौन? 7 माह का जो बालक होगा वह बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है। क्या कर सकता है? बैठ सकता है। एक दो क्वेश्चनों को और देख लेते हैं साथियों, एक दो क्वेश्चनों को हम लोग और देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है साथियों कि विकास की किस अवस्था को बुद्धि का अधिकतम विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास होता है। ऑप्शन है साथियों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, साथ ही साथ हम कह सकते हैं मध्य बाल्यावस्था। अगला ऑप्शन है किशोरावस्था।
विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति जो होती है साथियों, यह किस अवस्था से संबंधित है। इसका भी ऑप्शन आप लोग ले लीजिए। मध्य किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है कौन सा है चौथा ऑप्शन। उत्तर किशोरावस्था। सभी अवस्थाओं को मैंने अच्छे से पढ़ा, जाना, साथ ही साथ समझने का भी काम हम लोगों ने किया। बताइए साथियों कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है, बताइए साथियों। इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए आप लोग कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है। साथियों पहला क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो साथियों किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो इसका ऑप्शन होगा साथियों पूर्व किशोरावस्था। कौन सा? पूर्व किशोरावस्था। ठीक साथियों, कौन सी? पूर्व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है। तो इसका साथियों, इसका अगर बात करें हम, इसका अगर ऑप्शन उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा अनियमित विकास का नियम। क्या होगा? अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है? तो इसका उत्तर होगा साथियों अनियमित विकास का नियम। ठीक साथियों, तो ठीक है, हम लोगों ने आज कुछ अपने जो पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने ख़त्म किया, कौन सा? पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने ख़त्म किया जिसका नाम विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध एवं सिद्धांत है, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग एंड प्रिंसिपल। इस चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा, पढ़ा,
साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चनों को हम लोगों ने जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया, उसके बाद आप तक पहुंचाने का काम मैं किया। ठीक, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, साथ ही साथ क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक और भी विद्यार्थियों तक पहुंच सके, जो कि आपके इस कंटेंट से या विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उनके भी करियर में मैं भी कुछ अपना योगदान दे सकूं। ठीक, इतनी जिम्मेदारी अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। सिर्फ इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक साथियों, तो ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि और भी क्लासों की नोटिफिकेशन या तो और भी जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को मैं यहीं से ओवर करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।